न्यूट्रिशन इन एनिमल आज का टॉपिक है हमारा। न्यूट्रिशन इन एनिमल, सबसे पहले आप जो चैप्टर है उसके नाम को क्लियर कीजिए। न्यूट्रिशन अर्थात पोषण, अर्थात भोजन के आवश्यक तत्व जो हमें एनर्जी देते हैं, जो हमें ताकत देते हैं। तो वो भोजन एनिमल्स कैसे लेते हैं, क्या उसकी प्रोसीजर है, उसको लेने का तरीका क्या होगा, उसको पचाया कैसे जाएगा, जो बिना पचा हुआ भोजन होगा वो कैसे शरीर से बाहर निकलेगा, शरीर में जाकर के भोजन की क्रियाविधि क्या होगी, किस तरीके से वो हमें ताकत देगा, ये सारा हमें आज इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। टॉपिक क्लियर हो गया आपको? चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपको न्यूट्रिशन का मतलब जान लेना चाहिए। देखिए, जब भी हम खाना खाते हैं, तो जब खाना खाते हैं उसमें 6 चीज़ें बड़ी आवश्यक रूप से होनी चाहिए। जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, उसके अंदर प्रोटीन्स होनी चाहिए, उसके अंदर फैट होनी चाहिए, उसके अंदर विटामिन्स होनी चाहिए, उसके अंदर मिनरल्स होने चाहिए और वाटर यानी कि पानी तो होना ही चाहिए। पानी तो जीवन के लिए अति आवश्यक है। तो जो ये 6 तत्व मैंने बताए हैं, जो ये 6 चीज़ें हैं, ये हमारे भोजन का कंपोनेंट्स हैं, हमारे भोजन के मूलभूत तत्व हैं। अगर भोजन में ये चीज़ें नहीं होंगी तो भोजन करना बेकार है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि चावल के अंदर, गेहूं के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। प्रोटीन की मैं बात करूं, दाल जो होती है, दाल में, चने में और दूध में भी, अंडे में, इन सभी के अंदर प्रोटीन पाई जाती है। फैट, जो भी तेल है, तेलीय पदार्थ, ऑयली सब्सटेंस, घी, ठीक है, मक्खन, तेल, इन सब में फैट पाया जाता है। विटामिन्स की बात करूं, विटामिन्स कई प्रकार की होती हैं, ए बी सी डी ई के अलग अलग टाइप की विटामिन होती हैं, तो अलग अलग उनके सोर्स होते हैं। जैसे कि विटामिन ए हमें गाजर से मिलता है। ठीक है। तो मिनरल्स की बात करें, मिनरल्स में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सभी मिनरल्स जो होते हैं। वाटर तो आप जानते हो एक बेसिक कंपोनेंट है, पानी के बिना तो जीवन ही बेकार है, जानते हो। तो ये सारी चीज़ें हमारे भोजन में नितांत रूप से, आवश्यक रूप से होनी चाहिए। अब हम जो मेनली पढ़ना चाह रहे हैं, हम पढ़ना जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। सबसे पहले आप डाइजेशन का मतलब समझिए। डाइजेशन का मतलब होता है पचना, पाचन करना, कि हमारे शरीर में जब भोजन हम खाएंगे, वो भोजन हमारे शरीर के अंदर जाएगा, तो वो भोजन पचेगा कैसे, उसको पचने का तरीका क्या होगा, ये बात करेंगे हम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। भाई, बॉडी के अलग अलग पार्ट, हमारी बॉडी के, हमारे शरीर के अंदर अलग अलग ऐसे पार्ट्स हैं, अलग अलग ऐसे शरीर के अंग हैं जो हमारे शरीर में भोजन को पचाने का काम करते हैं। तो जो पार्ट भोजन को पचाने का काम करते हैं, उन सभी को सम्मिलित रूप से हम पाचन तंत्र कहते हैं, या फिर हम यूं कहें डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। सबसे पहले आपको ये बात जानना चाहिए कि डाइजेशन होता क्या है। जब भी हम खाना खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाया, हमने चावल खाए, हमने गेहूं खाया, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, एक बहुत उलझा पुलझा हुआ सा एक मटेरियल है, उलझा पुलझा हुआ सा पदार्थ है। तो वो हमारा शरीर उसको तभी यूज कर पाएगा, तभी उसको उपयोग में ले पाएगा, जब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, सिंपल सिंपल टुकड़ों में तोड़ दें। तो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को एक सिंपल सिंपल टुकड़ों में तोड़ देना, इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है। और इस जो ये काम करे, जैसे कि आपने यहां देख पा रहे हैं, यहां देखिए, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट है, तो इसको हमने सिंपल सिंपल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल चीजों में तोड़ दिया, और इस प्रोसेस को ही हमने क्या कह दिया, डाइजेशन कह दिया। और ये काम जिस भी तंत्र ने किया है वो पाचन तंत्र है, जिस सिस्टम ने किया है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है। अलग अलग जीव जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार से भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है। आपने मच्छर देखा है, मच्छर कैसे भोजन लेता है, मच्छर डंक मारता है अपना। ठीक है। तो मच्छर अपना डंक मारता है, वो एक सुई की तरह सुई चुभोता है हमारी नसों में, और वो खून को चूस लेता है। इतनी बात समझ में आई? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है। जो पशु हैं, जो एनिमल्स हैं, अलग अलग एनिमल्स है, जैसे कि शेर है, शेर क्या करता है, शेर किसी जानवर का शिकार कर खाता है। तो अलग अलग जीव हैं, उनको भोजन लेने का तरीका उनका अलग अलग है, उसको पचाने का तरीका भी अलग अलग प्रकार का हो सकता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम लोग भोजन जो खाते हैं वो कैसे पचता है, उसका प्रोसीजर क्या है। हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, मानव पाचन तंत्र के बारे में बात करेंगे। हम जब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, मानव पाचन तंत्र की बात करते हैं, तो उसका सिंपल सिंपल सा तरीका ये है कि एक्चुअल में क्या होता है, जो हम, जैसे हमने मुंह से खाना खाया, खाना खाने के बाद में खाना नीचे, गले से नीचे उतरेगा, एक पाइप होती है यहाँ पे,
पाइप होने के बाद फिर अपना स्टमक शुरू होता है, स्टमक के बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके नीचे फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में जो खाना पचना था वो तो खाना पच चुका है, जो खाना नहीं पचा है अब वो रेक्टम वाले पार्ट में चला जाएगा और वो एनस के थ्रू डिफिकेटेड मटेरियल के रूप में बाहर निकल जाएगा, डिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, अब एक्चुअल में चक्कर क्या होता है, ये एक लंबी पाइप होती है और वो पाइप कुछ कुछ जगह पे अलग अलग रूप अपना बदले हुए होती है। ठीक है, किसी जगह पे क्या है, ये पाइप ही है, सिंपल एक लंबी पाइप, ऐसे करके पाइप है। ठीक है, अब यही पाइप यहां से शुरू हुई, यहां देखो ये आप देख पा रहे हो, तो जो ये केविटी है ये बकल केविटी है, इसका नाम क्या है, ये बकल केविटी। जो मुंह में हम मुंह वाला जो पोर्शन है, मुंह जब हम खाना खाते हैं मुंह के अंदर, उसमें दांत भी है, उसमें जीभ भी है, तो वो बकल केविटी, ये वाला पोर्शन बकल केविटी है। देखो मैंने यहाँ लिखा है बकल केविटी। अब यही पाइप के रूप में ही है, अब ये पाइप अंदर जाके थोड़ी और पतली हो गई, नीचे गई, जब गले में ऐसे नीचे गई अंदर की तरफ और पतली हो गई, खाना जब नीचे जाएगा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, चेस्ट के ऊपर वाले हिस्से तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये फूड पाइप है, इसको बोलते हैं फूड पाइप। यहाँ देखो मैंने लिखा है फूड पाइप, वो पाइप जिसमें से फूड नीचे जा रहा है, फूड पाइप। इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं ईसोफेगस। क्या बोलते हैं, फूड पाइप या फिर ईसोफेगस। तो सबसे पहले बकल केविटी, बकल केविटी जो माउथ वाला पोर्शन है, ऐसे करके जो माउथ वाला जो पोर्शन है वो सारा बकल केविटी है। केविटी मतलब एक गुफा, ठीक है, एक केव, जिस केव बोलते हैं गुफा को, तो एक टाइप का एक केव टाइप में बकल केविटी। ठीक है, तो ये बकल केविटी, बकल केविटी के नीचे क्या है, यहाँ तक चेस्ट वाले पोर्शन तक, यहाँ तक ये वाली, ये क्या है, फूड पाइप। और फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है, ईसोफेगस। तो ये बकल केविटी का दूसरा पार्ट या दूसरा नाम हो गया ईसो। बकल केविटी हुआ पहले वाला पार्ट, दूसरे वाला पार्ट फूड पाइप या फिर ईसोफेगस। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, यहाँ तक का जो पोर्शन है, यहाँ तक का, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या है, पूरा ये फूड पाइप है। ये क्या नाम है इसका, फूड पाइप। ठीक है, अब स्टमक की बात करते हैं। जैसे ये फूड पाइप, ये फूड पाइप यहाँ तक फूड पाइप है, ये यहाँ तक ये फूड पाइप है, ये मैंने बताया आपको, ये फूड पाइप, यहाँ से खाना नीचे निकलता है। यहाँ ये स्टमक है, ये स्टमक है ना, इसको बोलते हैं स्टमक। उसके बाद क्या आ गया, ये स्टमक आ गया। देखो मैंने यहाँ बनाया हुआ है, ये जो स्टमक है, ये गोल गोल सा बना रखा है, ये वाला ये स्टमक है। स्टमक के नीचे की साइड में जाकर के ये थोड़ी और पतली हो जाती है, स्मॉल हो जाती है, और ऐसे घुमावदार करके, जैसे रस्सी बहुत ज़्यादा ये लपेटे लिए हुए होती है, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती है। इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि इसकी पाइप पतली हो जाती है, छोटी हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत कहते हैं हिंदी में। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, छोटी आंत। अब यही छोटी आंत जो है आगे थोड़ी और बढ़ जाती है, बढ़ करके इस तरीके से और ऐसे हो जाती है। ठीक है, ये जो ये बना रखी है मैंने, ये देखिए चारों तरफ से कवरिंग हो रखी है। यही जो पाइप थी, ये पाइप यहाँ शुरू हुई, यहाँ से नीचे आई, यहाँ से ये थोड़ी ऐसे बढ़ गई, थोड़ी सी बढ़ने के बाद में स्टमक बन गया, स्टमक के बाद स्टमक जैसे खत्म हुआ फिर थोड़ी पतली हो गई, इस तरीके से लपेट लेते हुए ये स्मॉल इंटेस्टाइन बन गई। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर आकर के थोड़ी और बढ़ गई, ऐसे करते हुए वैसे गई, फिर नीचे आई और ऐसे करके आ गई। तो ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। जो ये वाली बनाई, ये ऐसे करके जो बना रखी है, ये चारों तरफ देखो ये वाली, ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। हो सकता है आप डायग्राम में थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो, मैं यहाँ डायग्राम ये लगा देता हूँ, आप इस डायग्राम को देख करके और आसानी से समझ पाओगे ढंग से। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन लास्ट में जो नीचे पोर्शन बचा है वो आपका एनस, जहाँ से जो बिना पचा हुआ भोजन है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, जो फ्रेश होने जाते हैं सुबह के टाइम पे, तो वो इसी वाले पोर्शन से बाहर निकलता है, बिना पचा हुआ भोजन। ठीक है, इसको बोलते हैं एनस। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये कुछ नहीं है, सिंपल एक पाइप है, बस पाइप अपना रूप बदल रही है। कहीं पर वो पाइप एक माउथ के रूप में नीचे जाएगी, फूड पाइप, उसके बाद थोड़ा और ऐसे बढ़कर कैसे नीचे आ गई, वो क्या हो गया, स्टमक, फिर ऐसे ऐसे लपेटे लेते हुए छोटी पतली वाली स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर ऐसे बढ़ करके पूरा ऐसे यूं करके वो क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, लास्ट में रेक्टम और एंडस। ये सारे पोर्शन हुए। अब मैं इनका एक एक करके इनका काम बता देता हूँ, किसका काम क्या होता है। ठीक है, काम बताता हूँ किसका काम क्या होता है, कि बकल केविटी में क्या है, फूड पाइप में कैसे काम होगा, कैसे भोजन पचेगा, स्टमक के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, वो सारी बात बता। अब हम लोग बात कर लेते हैं बकल केविटी के बारे में। वन बाय वन एक एक पार्ट को समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले बकल केविटी से, क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं तो ऐसे मुंह खोल के खाना खाते हैं, जब मुंह के अंदर वाला जो पूरा पोर्शन है मुंह का, वो बकल केविटी है। उसमें मेनली 3 चीज़ें हमें याद रखनी है।
ठीक है, मैंने लिखा हुआ है बकल कैविटी ऑब्लिक करके माउथ लिखा है, ठीक है, मुंह से ही हम खाना ले रहे हैं। तो सबसे पहले जो खाना हमने अंदर लिया, स्वेलो किया अर्थात निगला, उसको बोलते हैं हम इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। हमने भोजन को अपने शरीर के अंदर लिया, ये प्रोसेस इंजेशन कहलाती है, ठीक है। अब देखिए, इस जो बकल कैविटी में 3 चीजें मेनली हमें याद रखनी है। पहली चीज क्या है बच्चों? पहली चीज बकल कैविटी, माउथ के अंदर आपको 3 चीजें नजर आएंगी। नजर तो एक्चुअल में आपको 2 ही आएंगी, लेकिन होती एक्चुअल में 3 चीजें हैं। एक जीभ नजर आती है, ठीक है, ऐसे मुंह खोलते हैं, ये जीभ और दांत आपको नजर आ रहे हैं, तो टीथ और टंग। एक यहां इस वाले पोर्शन में, एक इस वाले पोर्शन में, और एक नीचे की तरफ यहां कुछ ग्रंथियां होती हैं, कुछ ग्लैंड्स होती हैं। आप कहोगे ये ग्लैंड्स क्या होती हैं? ग्लैंड्स मतलब शरीर की ऐसी चीजें शरीर में जो कुछ चीज जूस सिक्रीट करती हैं, कहने का मतलब जिसमें से जूस की तरह एक पदार्थ निकलता है, ठीक है। ऐसी हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं, बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। तो यहां कौन सा जूस निकलता है? हम जब खाना खाते हैं तो क्या निकलता है? लार निकलती है, लार निकलती है ना, उसको बोलते हैं इंग्लिश में सलाइवा। तो सलाइवा प्रोड्यूस करने वाली ग्लैंड कौन सी हुई? सलाइवरी ग्लैंड। कौन सी हुई? सलाइवरी ग्लैंड। वो ग्लैंड जो सलाइवा निकाल रही है वो सलाइवरी ग्लैंड। तो 3 चीजें, टीथ, दूसरा टंग और एक सलाइवरी ग्लैंड, 3 चीजें हमें माउथ अर्थात बकल कैविटी के अंदर पढ़नी है। जो टीथ होते हैं वो शुरुआत में जब बच्चे का जन्म होता है उस समय टीथ नहीं होते हैं। जब बच्चा लगभग 1-1.25 साल का हो जाता है, धीरे धीरे जो है उसमें दांत आने शुरू हो जाते हैं, और इनको हम बोलते हैं मिल्क टीथ, दूध के दांत। और ये लगभग 6 से 8 साल तक का जब 6 से 8 साल का बच्चा हो जाता है तो ये दांत टूट के गिर जाते हैं। इसका मतलब क्या ये परमानेंट है? बिल्कुल परमानेंट नहीं। जो टूट के गिरी गए तो वो परमानेंट कहाँ हुए? तो मिल्क टीथ की संख्या कितनी हुई? 20। उसके बाद परमानेंट टीथ, जो परमानेंट टीथ होते हैं उनकी संख्या होती है 32। जो दूध के दांत जब गिर जाते हैं उसके बाद में जो दांत आते हैं वो आपके परमानेंट दांत आते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 32 होती है। ये 32 जो दांत होते हैं उनका मैं बताता हूं, ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। जो बिल्कुल सामने के जो 2 दांत दिखाई देते हैं हमें, ऊपर के 2 और नीचे के 2, ठीक है, ये दांत दिखाई दे रहे हैं आपको। तो एक 2 दांत ऊपर वाले और उनके साइड वाला एक इस साइड वाला, कहने का मतलब 4 दांत ऊपर वाले और 4 दांत नीचे वाले, टोटल कितने हो गए? 8 हुए। तो ये 8 दांत जो होते हैं वो होते हैं इंसीजर, ठीक है, किसी चीज को काटना, ठीक है। हम फ्रूट्स खाते हैं तो सेब खाते हैं तो सबसे पहले इन 2 जो सामने के जो 4 दांत हैं उन्हीं का प्रयोग करते हैं, तो ये होते हैं इंसीजर। क्या बोलते हैं? इंसीजर टीथ। इंसीजर कितने हैं? 4 ऊपर 4 नीचे, कितने हो गए टोटल? 8। उसके बाद में सामने वाले 4 के अलावा एक दांत यहाँ का, एक दांत यहाँ का, 2 ऊपर और 2 ही नीचे, टोटल कितने हुए? 4 होते हैं कैनाइन। मैंने यहाँ लिखा है C फॉर कैनाइन, नीचे लिखा है मैंने, ये 4 दांत होते हैं। उसके बाद में ये इनके बाद में फिर 2 यहां और 2 यहां पे, 4 ऊपर, ऐसे ही 2 यहां और 2 यहां, 4 और 4 8 कौन से हो गए आपके? प्रीमोलर। क्या बोलते हैं उनको? प्रीमोलर। और लास्ट में जो बच गए 3 यहां पे, 3 यहां पे, 6 ऊपर वाली जाड़ की बात कर रहा हूं, फिर नीचे वाली जाड़ 3 यहां 3 यहां, तो 6 ऊपर और 6 नीचे, ये टोटल कितना हो गए? 12 होते हैं मोलर। कहने का मतलब ये हुआ दांत जो है 4 प्रकार के हैं, ये 4 प्रकार के, एक इंसीजर, दूसरा कैनाइन, उसके बाद प्रीमोलर, उसके बाद में मोलर। कितनी संख्या हो जाएगी इनकी? ठीक है, इंसीजर की 8, उसके बाद कैनाइन की 4, उसके बाद में मोलर की 8, ठीक है, और उसके बाद में प्रीमोलर की 8 और मोलर की लास्ट में 12। तो ये दांत हुए। दांत का काम क्या है? भोजन को लेना शरीर के, जब हम भोजन माउथ के अंदर जाता है उसको चबाना, ढंग से ग्राइंडिंग करना, मिक्सअप करना उसकी, ठीक है, ढंग से चबाना, उसकी चीर फाड़ करना भोजन की। अब जैसे जब दांत जब चलते हैं, जब उसको चबाते हैं, तो जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, ये यहाँ जो सलाइवरी ग्लैंड जो वो लार निकालती है, और उस लार में हमारा भोजन मिक्स हो जाता है। जब लार में भोजन मिक्स हो जाता है, उसको मिक्सअप करने का काम कौन करता है? हमारी जीभ, टंग, ठीक है। हमारे टंग पे क्या 2 काम है, एक तो जो भोजन को लार के साथ मिक्स करना, ठीक है,
और दूसरा काम क्या होता है हमारी जीभ का, टेस्ट करना। इस पर टेस्ट बड्स होती हैं, छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी कलिकाएं होती हैं जीभ के ऊपर, जो हमें पता लगता है कि भोजन मीठा है, फीका है, कड़वा है, कैसा है, जो हमें टेस्ट का पता लगवाती है जीभ। ठीक है दो चीजें हो गई। अब देखिए जो सलाइवा होती है, उस सलाइवा के अंदर जो मैंने कहा सलाइवा अर्थात लार, लार में कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो क्या काम करती हैं, जो हमारे भोजन को पचाने का काम करती हैं। जैसे आपने कहा, मैंने कहा जो स्टार्च होता है, आपने नाम सुना होगा स्टार्च। ये स्टार्च क्या है? स्टार्च एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट है जो कि चावल में पाया जाता है। ठीक है इस स्टार्च को वो तोड़ती है कौन? ये सलाइवा। स्टार्च को क्या काम करेगी? स्टार्च क्या है? एक बड़ी चीज है और इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देगी, सिंपल सिंपल पार्ट में। मैंने बताया था आपको कि कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपलर फॉर्म में तोड़ देना। तो ये कौन? ये शुगर, सिंपल शुगर में तोड़ेगा कौन? सलाइवा। तो आपने यहां देखा कि स्टार्च को कौन तोड़ रहा है? सलाइवा तोड़ रहा है। तो ये सारा बकल केविटी काम हुआ। अब बकल केविटी में खाना सलाइवा के साथ मिक्स हो गया। अब मिक्सअप होने के बाद में खाना मिक्सअप हो चुका है, मिक्सअप होने के बाद में खाना अब नीचे जाएगा, निगला जाएगा, और निगल करके नीचे की तरफ क्या आएगा? आपकी फूड पाइप। अब बकल कैविटी में जो खाना हमने मिक्सअप किया है सलाइवा के साथ में, अब वो खाना निगला जाएगा, नीचे जाएगा फूड पाइप में। फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है? ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है? एक मस्कुलर वॉल, मतलब मसल से बनी हुई एक पाइप होती है। जैसे उसमें खाना जाता है तो खाना नीचे की तरफ पुश होता है, नीचे की तरफ उस पर धक्का लगता है, क्योंकि उस मसल्स की बनी हुई है। तो खाना जैसे ही आएगा, उसको खाने को खाना जैसे ही उसमें आया तो वो नीचे से ऐसे चौड़ जाएगी, फिर खाना नीचे चल जाएगा, नीचे फिर खाना आएगा और चौड़ जाएगी, फिर खाना नीचे। तो ऐसे करते करते जो खाना जो है बिल्कुल अपने पेट में जाता है, अर्थात स्टमक में जाएगा। तो ये खाना है, ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड जा रहा है। मस्कुलर वॉल होती है, ईसोफेगस उसका नाम होता है, डाउनवर्ड पुश करता है। ये खुद, ये जो पाइप है, फूड पाइप में जो फूड है उस पर धक्का लगता है खुद ही, ताकि खाना नीचे चला जाए। नीचे कहाँ जाएगा? स्टमक में। अब खाना, सपोज करो यहां से ये खाना पहुंचता हुआ इस स्टमक में चला गया। बात समझ आ गई? स्टमक के बारे में बताता हूं। स्टमक सबसे पहले जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसका सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है, सबसे चौड़ा पार्ट होता है। मैंने कहा माउथ, मुंह इतना छोटा सा है, नेक और पतली है, और जैसे जैसे ये पाइप नीचे जाएगी ये चौड़ जाएगी, ऐसे ऐसे करके ऐसे चौड़ जाएगी। आपने देखा ये पाइप यहाँ पतली थी और ये पाइप ऐसे चौड़ गई यहाँ पे, तो वाइडेस्ट पार्ट है, चौड़ा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। दूसरी बात, थिक वॉल्ड, जो इसकी दीवारें होती हैं वो थिक होती हैं। जो ये दीवारें होती हैं इसकी वो थिक होती हैं, ये दीवारें थिक दीवार होती हैं। ठीक है, और की बजाय थिक होती हैं। और ये थिक जो दीवारें हैं, इसकी जो लाइनिंग है अंदर वाली, जो अंदर की लाइनिंग है, उस दीवारों में से कुछ चीजें निकलती हैं, कुछ चीजें जूस की तरह बाहर आती हैं। जैसे मैंने ग्लैंड में बताया था आपको, ग्लैंड से निकलती हैं, ऐसे ही इसमें एक तो निकलता है आपका म्यूकस। मैंने बताया ये म्यूकस, ठीक है, म्यूकस निकलता है। म्यूकस कुछ नहीं है, एक लार की तरह का ही एक पदार्थ होता है। ठीक है, जैसे लार होती है, लार हमारी लार ग्रंथ से निकालते हैं, ऐसे ही म्यूकस निकलता है कुछ कुछ इस तरीके से। एक निकलता है बेटा HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका मतलब क्या? हमारे पेट में से एसिड भी निकल रहा है, जिसको आम भाषा में तेजाब कहा जाता है। बिल्कुल, एसिड भी निकलता है। ठीक है, एसिड निकलता है और कुछ डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं। डाइजेस्टिव जूस मतलब ऐसे जूस, ऐसा पदार्थ जो खाने को डाइजेस्ट करे। कौन से खाने को? मेनली ध्यान रखेंगे प्रोटीन को। मेनली जो प्रोटीन होती है उसका जो पाचन होता है वो कहाँ होता है? अपने पेट में होता है। ठीक है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे भाई प्रोटीन का पाचन मेनली कहाँ होता है, आप कहोगे प्रोटीन का पाचन जो शुरू होता है मेनली वो कहाँ होता है? आपके स्टमक में होता है। तो छोटी छोटी सी बात है, स्टमक का जो शेप है वो कैसी? जे शेप। भाई जे ऐसा होता है, ऐसे करके बनता है, देखो ऐसे भी, ये भी ऐसे ही बन रहा है, ऐसे करके यूं। ठीक है, जे शेप में। इसको ऐसे करें तो ऐसे हो गया, जे की तरह नजर आ रहा है आपको, जे शेप में बना हुआ है। इसकी मोटी मोटी दीवारें होती है, देखो मोटी दीवारें, मोटी दीवारों से क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव जूस और म्यूकस। HCl वगैरह क्यों निकल रही है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है? हाइड्रोक्लोरिक का काम ये है, जो हमने खाना खाया है अगर उसमें कोई खराब चीज आ जाए, कोई बैक्टीरिया आ जाए, तो उस बैक्टीरिया को वो एसिड मार देगा, ताकि हम जो अंदर बैक्टीरिया हमारे ज़्यादा अंदर उसमें नुकसान ना दे, उसको बैक्टीरिया को मार देगा। ठीक है, और क्या काम है? जो डाइजेस्टिव जूस है वो प्रॉपर तरीके से काम करे, प्रॉपर तरीके से प्रोटीन का पाचन करे, उसमें भी कौन हेल्प करता है? आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। म्यूकस, जो ये लाइनिंग बनी हुई है, इस लाइनिंग की सुरक्षा करता है म्यूकस। बात समझ में आ गई? तो ये क्या हुआ आपका स्टमक के बारे में। अब बात करते हैं, जैसे ही स्टमक में खाना गया,
अब ये खाना स्टमक में यहाँ इसका पाचन होगा और ये खाना यहाँ पहुँच चुका है, ठीक है। इसमें से एसिड निकला, इसमें से म्यूकस निकला, इसमें सारी चीज़ें निकली, खाने को पचा दिया। अब जो खाना पच चुका है थोड़ा बहुत, अब ये खाना जाएगा नीचे की तरफ। अब नीचे क्या है, यहाँ से जैसे जाएगा, यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ऐसे घूमेगी फिरेगी स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें पचेगा खाना। उसके बाद में ये स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ खुल जाएगी जा करके, देखो ये खुली हुई यहाँ खुल, ये बड़ी आंत में अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन है पूरी की पूरी, ठीक है। तो पहले खाना कहाँ आया, ये माउथ था, माउथ से हमने खाना खाया, खाना कहाँ गया, फूड पाइप में, फूड पाइप से कहाँ आया बेटा, स्टमक में, स्टमक से कहाँ आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पचेगा, खाना जितना पचना था उतना पच गया, जो बचा हुआ वो कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में खाने का पाचन होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जितना पाचन होगा उतना हो जाएगा, जो बचा हुआ भोजन है वो यहाँ इस एनस के थ्रू, रेक्टम के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन में किस प्रकार से खाना जो है पचता है, क्या प्रोसीजर होता है उसका। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि स्टमक में से कुछ जूसेस सिक्रेट होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट होता है, वो पता कैसे लगा। एक्चुअल में हुआ यूँ था, बात सन 1822 की है। एक अलेक्सिस मार्टिन नाम का एक बंदा था, उसको गोली मार दी गई और गोली लगी पेट में। तो उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया, डॉक्टर ने उसकी सर्जरी वगैरह की। तो जो गोली का जो निशान था वो इतना, जो गोली से छेद हो गया उसके पेट में और वो छेद भर नहीं पाया। तो वैसे वो ठीक हो गया जब तो डॉक्टर ने उस छेद के माध्यम से उसमें देखा, उसकी एक्टिविटी देखनी चाहिए। डॉक्टर को लगा कि यह एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये चेक करने की कि पेट के अंदर से क्या क्या हो, पेट के अंदर एक्टिविटी कैसे होती है। तो उसने उस गोली वाले छेद में से उसने वो देखा और उसको पता लगा कि पेट में तो कई प्रकार की एक्टिविटी चल रही है, उसमें डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट हो रहे हैं, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट हो रहा है। तो वो सब बातें इस प्रकार से पता लगाई गई। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे स्टमक कंप्लीट होने के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो ये पार्ट देख रहे हो आप, पहले इस वाले डायग्राम में देख लो चाहो तो, जो ये पेट के नीचे का जो ये पोर्शन आया है और इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा कोइल्ड है, बहुत ज़्यादा उलझी हुई है, जैसे रस्सी एक उलझ जाती है ना, उस प्रकार से है। तो ये उलझी हुई मैंने स्ट्रक्चर यहाँ बनाई हुई है, ठीक है। इसमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा स्मॉल इंटेस्टाइन को। पहली बात, हाईली कोइल्ड, बहुत ज़्यादा उलझी हुई होती है, उलझी पुलझी होती है। अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग, लगभग अगर उसको हम इस उलझी हुई रस्सी को हम सीधा करते हैं ऐसे करके, तो लगभग 7.5 मीटर की तकरीबन इसकी लंबाई हो सकती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की छोटी आंत की। इसमें क्या होता है, छोटी आंत में, छोटी आंत के अंदर कुछ अन्य अंग होते हैं, वो अपना जूस रिलीज करते हैं छोटी आंत में, वो मैं बताता हूँ। आप यहाँ देखिए, सबसे पहले ये आपको नजर आ रहा है, ये लीवर है, खूब नाम सुना होगा आपने। ये लीवर है और इस लीवर में से ये लीवर अपना जूस निकाल रहा है। जूस कहाँ सिक्रेट कर रहा है, ये जीबी मतलब गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर क्या है, एक प्रकार के छोटा सा थैला होता है, जैसे बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, उस बैग लाइक स्ट्रक्चर में अपना जो है ये रिलीज कर रहा है। ये क्या रिलीज कर रहा है, ये रिलीज करता है बाइल। बताऊंगा मैं आगे बाइल क्या होता है, क्या काम इसका, बाइल रिलीज करता है। ये तो लीवर ने क्या काम किया, लीवर ने क्या किया, एक बाइल नाम की चीज रिलीज की और वो कहाँ स्टोर कर दी, उसको स्टोर कर दिया गॉल ब्लैडर में, ठीक है। दूसरी तरफ एक पैनक्रियाज होता है, एक ग्लैंड होती है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज भी क्या रिलीज करती है, पैनक्रियाज अपना जो जूस है वो डायरेक्टली रिलीज करती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो लीवर ने कहाँ स्टोर किया, गॉल ब्लैडर में, और इस गॉल ब्लैडर ने कहाँ किया, स्मॉल, ये सारी स्मॉल इंटेस्टाइन है जो मैंने ये बनाई है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो आपने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लीवर वाला अर्थात गॉल ब्लैडर वाला भी जूस आ रहा है, और इस तरफ क्या है, P4 पैनक्रियाज, पैनक्रियाज का भी जूस इसमें आ रहा है। यहाँ समझिए आप, लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड। हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड, मैंने आपको बताया था, सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, एड्रिनल ग्लैंड होती है, बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जो अपना अपना जूस रिलीज करती हैं, अपना सिक्रीशन रिलीज करती हैं। तो इसी प्रकार से जो लीवर है, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर की। कोई आपसे पूछे कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, आप क्या कहोगे, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये क्या करती है, लीवर सिक्रीट करता है जूस, उसका नाम क्या है, बाइल। किस में सिक्रीट करता है वो, गॉल ब्लैडर में। देखो यहाँ से रिलीज करके कहाँ स्टोर कर दिया, गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर ने किसको दे दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन को। आप ऐसे मान के चलो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ कोई और आदमी खड़ा है, वहाँ तीसरा बंदा खड़ा है, A, B और मैं C।
तो मैं डायरेक्टली सी को नहीं दे रहा हूँ कोई चीज़, मैंने पहले अपने अंदर से कुछ चीज़ निकाली और निकाल करके, फॉर एग्जांपल मैंने जेब है और जेब से मैंने पेन निकाला, पेन निकाल करके मैंने सी को नहीं दिया, पहले बी को दिया। तो मैंने पहले किसको दिया, बी को, और बी ने किसको दिया, सी को। तो ऐसे ही लीवर ने क्या निकाला, बाइल जूस, बाइल जूस किसको दिया उसने, गॉल ब्लैडर को, गॉल ब्लैडर ने किसको दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन को। ठीक है, दूसरी तरफ क्या है, एक और ग्लैंड पैनक्रियास, पैनक्रियास डायरेक्टली किसको दे रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन को दे रही है। तो जो लीवर ने जो बाइल निकाला वो कहाँ गया, गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर ने किसको दे दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन को। ये बाइल क्या है, ये बाइल वो चीज है जिसकी वजह से फैट जो होती है, मैंने बताया था 6 चीजें हम खाते हैं खाने में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल्स और वाटर, बताया था मैंने। तो जो बाइल है उसका काम है फैट को डाइजेस्ट करना, फैट को तोड़ना, फैट को पचाना। तो ये बाइल क्या करेगा, डाइजेस्ट द फैट, ये काम हो गया। दूसरी बात, एक पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज क्या रिलीज करती है, पैनक्रिएटिक जूस रिलीज करती है। इस पैनक्रिएटिक जूस का क्या काम होता है, जो हमने शुगर खाई है, जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाए हैं, उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ना। ठीक है, इतनी बात आप समझ पाएंगे। तो ये क्या है, ये पैनक्रियाज हो गया, ये लीवर हो गया। अब क्या होगा भाई, ये सारी बात किसके अंदर, ये सारा जो जूस आया है, लीवर का जूस भी और पैनक्रियाज का जूस भी, दोनों का जूस कहाँ पे आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो गया, अब कार्बोहाइड्रेट को भी पचा दिया, फैट को भी पचा दिया, और इंटेस्टाइन के अंदर से भी खुद कुछ जूस निकलते हैं, वो क्या काम करते हैं, प्रोटीन वगैरह को सबको जो है पचा देते हैं। तो कहने का मतलब कुछ हद तक खाना अब पच चुका है। जो बचा हुआ खाना है, अब वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में घूम फिर करके बिल्कुल नीचे आएगा, इस वाले पार्ट में, नीचे वाला पार्ट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का, और इस वाले पार्ट में जो बचा हुआ जो खाना है वो भी डाइजेस्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या होगा, जो छोटी आंत होती है वहां मेनली होता है एब्जॉर्प्शन। इस बात को ध्यान से सुनेंगे, एब्जॉर्प्शन बताता हूं मैं। एब्जॉर्प्शन इस स्मॉल इंटेस्टाइन में बच्चों होता है एब्जॉर्प्शन। देखो, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जो खाना पच चुका है, जो खाना पच चुका है, वो पचे हुए खाने को हम कहाँ दे देंगे, ब्लड में दे देंगे। क्योंकि इस स्मॉल इंटेस्टाइन के आसपास बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, और ब्लड वेसल्स मतलब खून की नसें। तो जो खाना पचा है, और खाना पचने के बाद में जो ताकत हमें मिली, वो ताकत, वो एनर्जी, वो डाइजेस्टेड फूड कहाँ चला जाएगा, ब्लड में। ब्लड क्या है, पूरे शरीर में घूमता है। तो ब्लड जब पूरे शरीर में घूमता है, तो जहाँ जहाँ उस ताकत की या उस चीज़ की, जो हमने खाने को पचा करके हमने जो ताकत ली है, जहाँ जहाँ उस ताकत की जरूरत है, उस तक कौन पहुँचा देगा, ब्लड पहुँचा देगा। ये प्रोसेस की हुई एब्जॉर्प्शन की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने मोटे मोटे तौर पर क्या पढ़ा, कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एक तो आपने ये पढ़ा कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 चीज़ों से जूस आता है, एक तो लीवर से और एक पैनक्रियास से। लीवर अपना जूस, लीवर के जूस का नाम क्या है, बाइल। बाइल कहाँ पे आता है, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर कहाँ देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। दूसरी तरफ पैनक्रियास से क्या आता है, पैनक्रिएटिक जूस, वो भी कहाँ पे आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये क्या करते हैं, ये भोजन को पचाते हैं। अब भोजन, ये बहुत ज़्यादा कोइल्ड है, तो ऐसे घूम फिर करके भोजन आएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपरी हिस्से से आकर के अब ये नीचे हिस्से चल जाएगा। तो जो खाना पचना था वो पच गया, जो बचा हुआ खाना है वो यहाँ पच जाएगा। जो पचना था सारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो पच चुका है। इसके बाद में अब हम खाने को कहाँ भेज देंगे, बड़ी आंत में। अब ये कहाँ जाएगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं। तो लास्ट में जो बची हुई है वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। अब जब खाना यहाँ से यहाँ पहुँच गया, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना कहाँ पहुँच गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन इज नथिंग बट इट इज़ मोर वाइडर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ी चौड़ी होती है, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने कहा 7.5 मीटर की होता है, इसकी लंबाई कम होती है, लगभग 1.5 मीटर के आसपास होती है। तो अब खाना कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, इसमें पूरे पोर्शन में। इसमें क्या होगा, मेनली वाटर, पानी का एब्जॉर्प्शन इसमें होता है, और साल्ट का, कुछ साल्ट होते हैं, सोडियम, पोटेशियम वगैरह। तो उनका साल्ट का और वाटर का जो एब्जॉर्प्शन, जो उसको शरीर में चूसता है शरीर हमारा, वो पानी को कहाँ से चूसता है, पानी को हमारी बड़ी आंत से। अब बड़ी आंत से पानी जा चुका है शरीर के अंदर, ठीक है। तो अब जो बचा हुआ जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो भोजन जो अभी ढंग से नहीं पच पाया है,
ठीक है, जितना पाचन होना था उतना पच गया, जो इसमें से काम की चीज़ें निकालनी थी हमारे शरीर ने निकाल दी। जो बचा हुआ मटेरियल है उसको बोलते हैं फीकल मटेरियल, ठीक है, जो आपको बॉडी से बाहर निकालना है। तो इसमें क्या होता है, मेनली वाटर और साल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है, और अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ पास कर जाता है, रेक्टम में। ये रेक्टम है, इस रेक्टम में सेमी सॉलिड फॉर्म में कुछ टाइम के लिए स्टोर रहेगा आपका अनडाइजेस्टेड फूड, और एनस के थ्रू उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा, उसको फीकल मटेरियल जिसको आप देसी भाषा में लैट्रिन बोलते हो, ठीक है, वो लैट्रिन जो है वो बाहर निकल जाएगी बॉडी से, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। ध्यान रखें, डाइजेशन अलग है, डाइजेशन मतलब हमें शरीर में भोजन को पचाना, मैंने कहा था इंजेशन शरीर में भोजन को लेना, और यह है इजेशन मतलब जो भोजन नहीं पचा है, जो बेकार की चीज है उसको बाहर निकालना बॉडी से। तो ये आपका हुआ क्या, पूरा जो सिस्टम मैंने बताया है लार्ज इंटेस्टाइन। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इस तरीके से काम करता है। एक चीज़ मैं आपको और बतानी भूल गया था, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में बनाई हुई, इस स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवार, मान चलो भाई ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसकी दीवार जो है उस पर बहुत छोटे छोटे ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, बाल के समान छोटे छोटे धागे टाइप में होते हैं, इनको हम बोलते हैं विलाई, VILI, विलाई। ये विलाई क्या काम करते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने में से जो काम की चीज़ें होती है उनको पकड़ के ब्लड को दे देते हैं, इसका मतलब एब्जॉर्प्शन करवाने में ये विलाई जो है वो हेल्प करते हैं। इतनी बात आप समझ गए। अब देखिए मैं आपको जो कैटल्स होते हैं, गाय भैंस वगैरह, उसमें कैसे खाना पचता है थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। आप पहले एक बार इस डायग्राम पर नजर मारिए। डायग्राम देखा आपको, पशु का मुंह नजर आ रहा है, गाय भैंस का बना हुआ है, गाय भैंस के मुंह के बाद में फूड पाइप बनी हुई है, फूड पाइप के बाद में आप देख पा रहे हैं इसमें, उसके बाद आपको एक रूमन नजर आ रहा है, RUMEN रूमन, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन दी हुई है। कहने का मतलब अब मैं आपको बताने वाला हूँ डाइजेशन इन कैटल, जो मवेशी होते हैं गाय भैंस वगैरह, उनमें वो कैसे पचाते हैं, वो हम पता है वो ग्रास ईटर एनिमल होते हैं, वो घास खाते हैं। तो जब वो घास खाते हैं तो क्या चक्कर होता है, घास खाने का मैं बताता हूँ। घास के अंदर सेलुलोज होता है, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट में हम स्टार्च खाते हैं, भाई चावल के अंदर स्टार्च होता है, जैसे चावल के अंदर स्टार्च होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है, ऐसी घास के अंदर सेलुलोज होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। इस कॉम्प्लेक्स को हमें सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना है और इसको पचाना है, यही तो हमने पढ़ा है अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो जो गाय भैंस आपने देखा होगा वो जुगाली करती रहती हैं, उन्होंने पहले सारा खाना वो खा लेते हैं, जो उनका जो चारा होता है सारे चारे को पहले खा लेते हैं, उसके बाद में बैठ के आराम से धीरे धीरे दोबारा मुंह चलाते रहते हैं, ठीक है। वो मुंह इसलिए चलाते हैं, वो अपने खाने को डाइजेस्ट करते हैं। उसका प्रोसेस क्या है मैं आपको बताता हूँ। फूड पाइप से उन्होंने खाना लिया और खाना अपना स्टोर कहाँ कर लिया, उन्होंने खाना रूमन में स्टोर कर लिया। रूमन क्या है, फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक बैग के समान एक स्ट्रक्चर होती है, फूली हुई सी संरचना होती है रूमन। अब ये रूमन में क्या होता है, वो इससे थोड़ा सा खाना वापस लेकर के जाएगा, पहले स्टोर इसमें कर लिया, इससे थोड़ा सा जो खाना वापस लेके आए मुंह में, और मुंह से वो जुगाली करते रहेंगे, मुंह को चलाते रहेंगे, जुगाली करना। इस जुगाली करने को क्या बोलते हैं, रूमिनेशन। इस रूमिनेशन के दौरान क्या होता है, सेलुलोज जो होता है उसका डाइजेशन होता है, भाई घास में सेलुलोज होता है, उस सेलुलोज का क्या होता है, डाइजेशन होता है। और जो पशु ये प्रोसेस करते हैं, मतलब इस जुगाली करके जो है वो खाते हैं, उनको बोलते हैं रूमिनेंट्स। क्या बोलते हैं उनको, रूमिनेंट्स। आपको ये बात समझ में आ गई। अब देखिए एक और चीज आपको बताता हूं मैं, घोड़ा और खरगोश, इनमें थोड़ा सा चक्कर अलग होता है। इनमें क्या चक्कर होता है, जैसे यहां रोमन लिखा हुआ है, उनमें सीकम होता है, CAECUM, सीकम। ये खाना खा लेते हैं, चारा जो है, जो भी नहीं खाना है, घास वगैरह। अब जो इस सीकम के अंदर क्या होता है, इस सीकम में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, इसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया, इस सीकम के अंदर बैक्टीरिया है, जो ये खाना है, इस बैक्टीरिया इस खाने को पचाने में मदद करते हैं। बात समझ आ गई, बैक्टीरिया जो हैं वो उस खाने को पचाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस हो गया। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, एक ना जैसे हमारी बॉडी सेल से मिलकर के बनी हुई है, तो जो हमारी बॉडी सेल से, इसी प्रकार एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हमारी बॉडी में तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों बहुत सारी सेल्स हैं, लेकिन एक जीव ऐसा है वो, उसका शरीर केवल एक ही सेल से मिलकर बना हुआ है, वो है अमीबा। आपने नाम सुना होगा। अमीबा अपना खाना कैसे खाता है उसके बताता हूँ। भाई ये अमीबा की कोई निश्चित शेप नहीं होती, अमीबा है, कोई शेप निश्चित नहीं है।
अमीबा क्या काम करता है, जैसे ही खाना उसके पास में आया, मान चलो ये खाना इसके पास में ऐसे ही खाना आ गया, अब अमीबा को ये खाना खाना है, तो अमीबा क्या काम करेगा, अपने नकली पैर निकालेगा, असली नहीं नकली, धीरे धीरे वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे इस तरीके से वो ऐसे अपने पैर बनाएगा, ये दो पैर हो गए जैसे पैर होता है, ठीक है। और इन पैर को हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया, PSEUDOPODIA, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया मतलब नकली पैर, ठीक है, उसके नकली अंग। और अब क्या करेगा, धीरे धीरे इन पैरों को थोड़ा और आगे बढ़ाएगा, वो इसने ये और आगे बढ़ा लिए, देखो आप क्या महसूस कर पा रहे हैं, धीरे धीरे खाने के पास पहुंच रहा है। अब धीरे धीरे समय के साथ साथ ये और आगे बढ़ाएगा, देखो ये आगे, अब खाना पूरी तरीके से इसके कब्जे में है, धीरे धीरे क्या करेगा और बिल्कुल ही इसको पकड़ लेगा, खाना पकड़ लिया। अब जो इसके पीछे की दीवार है, ये वाली दीवार, इस दीवार को डिसॉल्व कर देगा और अब खाना कहाँ आ गया, खाना आ गया इसकी बॉडी में और इस खाने को ये पचा लेगा। तो किसकी मदद से लिया खाना इसने, अमीबा ने खाना लिया स्यूडोपोडिया की मदद से, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो।